बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा MPT 7 का लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पाकिस्तान अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड MCQs जो हैं उनकी एक्सरसाइज करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम प्री पार्टीशन इरा जो है उसके मतलब जो MCQs हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और तो आप भी अपनी नोटबुक्स ले लें और मेरे साथ इस एक्सरसाइज को करें और एंड में देखें कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन जो है ठीक हुए। तो आए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर सैयद अहमद खान वाज अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाई। सर सैयद अहमद खान को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया था। आपने ये बताना है कि वो वाइसरॉय कौन था जिसने सर सैयद अहमद खान को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाया था। जो ऑप्शन है हमारे पास वो हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड म्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है कि लॉर्ड लिटन ने उनको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ईयर सर सैयद अहमद खान वाज नॉमिनेटेड एडिशनल मेंबर ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सर सैयद अहमद खान को जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया था वो किस साल में बनाया गया था? 1868, 1872, 1878 या 1880 में? सर सैयद अहमद खान को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर किस साल बनाया गया था? 1868 में, 1872 में, 1878 में या 1880 में? तो इसका करेक्ट आंसर है कि सर सैयद अहमद खान को 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, What was the subject matter of Ilbert Bill which was introduced in 1883 in India? ब्रिटिश सरकार ने 1883 में इंडिया में एक बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम इल्बर्ट बिल था। आपने ये बताना है कि उस बिल का सब्जेक्ट मैटर क्या था, वो बिल किस चीज़ के मुतल्लिक था। ऑप्शन है इंडियंस वर गिवन राइट टू वोट, या इंडियंस को वोट का हक दिया गया था इस बिल के ज़रिए, इंडियंस वर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, या इंडियंस को वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रहनुमाई दी गई थी, रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, या ब्रिटिश और यूरोपियन कुड बी ट्राइड बाई एन इंडियन जज, या अदालती निज़ाम के तहत अदालतों को ये हक दिया गया था कि इंडियन जज जो हैं वो ब्रिटिश को और यूरोपियन का ट्रायल कर सकते हैं, या मुस्लिम्स वर गिवन सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका जो जवाब ये है कि इल्बर्ट बिल जो 1883 में आया उसका मकसद ये था कि ब्रिटिश और यूरोपियन कुड बी ट्राइड बाई एन इंडियन जज। बरतानवी सरकार ने इंडियन मुतय्यन जज जो थे उनको पहले ये इख्तियार नहीं था कि वो किसी ब्रिटिश या किसी यूरोपियन का ट्रायल कर सकें। तो ये 1883 में जब इल्बर्ट बिल पास हुआ तो उसके बाद इंडियन जजेस को ये इख्तियार मिल गया कि वो बरतानिया और यूरोपियन लोगों का ट्रायल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आसारुस सनादीद इज़ अ बुक रिटन बाय सर सैयद अहमद खान, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बुक इज़। सर सैयद अहमद खान की एक बहुत मशहूर किताब है आसारुस सनादीद, और ये आसारुस सनादीद किस चीज़ के बारे में लिखी गई है? ऑप्शन है अ डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली के बारे में लिखी गई है, इवेंट ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस या वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में लिखी गई है, या काजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुस्लिम्स, या अ मैगजीन फॉर मॉरल रिफॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम, या ये एक मैगजीन है जिसमें मुसलमानों की इखलाकी तरबियत की जाती है। तो आसारुस सनादीद सर सैयद अहमद खान की लिखी हुई किताब का सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो इसका आंसर है कि उसका सब्जेक्ट मैटर अ डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ ओल्ड दिल्ली, ये पुरानी दिल्ली के बारे में, उसकी सूरत हाल के बारे में एक तारीखी किताब है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर सैयद अहमद खान बुक तबीनुल कलाम वाज अबाउट। सर सैयद अहमद खान ने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम तबीनुल कलाम है। ये किताब किस चीज़ के बारे में लिखी गई है? ए, मुस्लिम अचीवमेंट इन सब कॉन्टिनेंट, कि मुसलमानों ने क्या शानदार खिदमत अंजाम दी सब कॉन्टिनेंट में, उसके बारे में है, या कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कुरान एंड द बाइबल, या कुरान पाक और बाइबल की कंपैरेटिव स्टडी है, या अ बुक ऑन द साइंटिफिक रिसर्च बाय मुस्लिम्स, कि मुसलमान साइंसदानों ने जो रिसर्च की हुई है ये उसके बारे में है, या रिलीजियस सर्विसेज ऑफ औरंगजेब आलमगीर की जो दीनी खिदमत है ये किताब उसके बारे में है।
तो ताबीनुल कलाम सर सैयद अहमद ख़ान की लिखी हुई किताब किस चीज़ के मुतल्लिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कि ये कंपेरेटिव स्टडी है कुरान और बाइबल के दरमियान। सर सैयद अहमद ख़ान की लिखी हुई किताब ताबीनुल कलाम कंपेरेटिव स्टडी है कुरान और बाइबल के दरमियान। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ MAO कॉलेज वाज लेड ऑन जनवरी 8, 1877। MAO कॉलेज का संगे बुनियाद 1877 को रखा गया। ये संगे बुनियाद किसने रखा था? सर सैयद अहमद खान ने रखा था, या लॉर्ड लिटन ने रखा था, या आगा खान स्वयं ने रखा था, या नवाब मुशर्रफ मुल्क ने रखा था? MAO कॉलेज का संगे बुनियाद 1877 में रखा गया था। ये संगे बुनियाद किस शख्सियत ने रखा था? सर सैयद अहमद खान ने, लॉर्ड लिटन ने, आगा खान III ने, या नवाब मुशर्रफ मुल्क ने? तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। MAO कॉलेज का संगे बुनियाद 1877 को लॉर्ड लिटन ने रखा था। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट प्रिंसिपल और हेडमास्टर of MAO school after inauguration on May 24, 1875? MAO स्कूल 1875 में इसका इफ्तिताह हुआ था। इसका पहला हेडमास्टर या पहला प्रिंसिपल कौन था? तो जो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए में शिबली नोमानी, समीउल्लाह खान, हेनरी सेडॉन्स, या एडवर्ड लिंच। सर सैयद अहमद खान का बनाया हुआ MAO स्कूल 1875 में उसका इफ्तिताह हुआ था। उसका पहला हेडमास्टर कौन था? तो इसका ऑप्शन है 7 का सी इज़ द करेक्ट आंसर कि सर सैयद अहमद खान के बनाए हुए MAO स्कूल का इफ्तिताह 1875 में हुआ। तो इसका पहला हेडमास्टर एक अंग्रेज़ था जिसका नाम हेनरी सिडॉन्स था। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज्ड कि कैबिनेट मिशन प्लान जब इंडिया आया तो उसने क्या प्रपोजल्स दी? कि डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू 2 नेशंस, कि इंडिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, या क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान बनाने की उन्होंने मंजूरी दे दी, या फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या उन्होंने कहा कि हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बना देते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देते हैं जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्ट एक्शन, कि हम डायरेक्ट एक्शन की इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कैबिनेट मिशन ने दिया? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इज ऑप्शन सी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसकी एक ही प्रपोजल थी कि हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बना देते हैं जिसमें तमाम सियासी जमातें जो हैं वो शरीक हों, और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और वो असेंबली इंडिया का आइन बनाएगी, और जो आइन वो बनाएगा बरतानी सरकार उस आइन को अप्रूव कर देगी। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडियन काउंसिल एक्ट वाज पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। इंडियन काउंसिल्स एक्ट कब पास किया गया? तो ऑप्शंस है हमारे पास 1857, 1860। क्वेश्चन 9 है, इंडियन काउंसिल एक्ट वाज पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1857, 1860, 1861, 1863। इंडियन काउंसिल एक्ट पहली मर्तबा कब पास किया गया था? 1857 में, 1860 में, 1861 में, या 1863 में? तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर इज 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट पहली मर्तबा 1861 में पास किया गया था। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई। क्वेश्चन 10 है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1887? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1887 में पहली मर्तबा एक मुसलमान को इंडियन नेशनल कांग्रेस का सदर बनाया था। आपने वो नाम बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास रहमतुल्लाह यानी, सैयद मोहम्मद बहादुर, हसन इमाम, या बदरुद्दीन तैयब जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनने वाला पहला मुसलमान सदर जो 1887 में बना उसका नाम क्या था? तो रहमतुल्लाह सियानी, सैयद मोहम्मद बहादुर, हसन इमाम,
या बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी के पहला मुसलमान जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सदर बना वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885। हु वाज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट? इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में कायम हुई, इसका पहला सदर कौन था? जो ऑप्शन है आपके पास वो है लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, A.O. ह्यूम या उमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सदर कौन था? लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, A.O. ह्यूम या उमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, उमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सदर थे। ये उर्फ़े आम में WC बनर्जी भी इनको कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, द डायरेक्ट एक्शन डे रायट्स इन 1946 टुक प्लेस इन विच सिटी? 1946 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व किया और उसमें हंगामे फूट पड़े। तो आपने ये बताना है कि ये हंगामे किस शहर में हुए। ऑप्शन है आपके पास ए लाहौर, बी दिल्ली, सी कलकत्ता, डी लखनऊ। तो डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में जब हुआ तो उसमें हंगामे थे वो कलकत्ता में फूटे और इसमें क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कलकत्ता। क्वेश्चन 13 है, इन 1882 हंटर कमीशन विजिटेड इंडिया। द पर्पस ऑफ दिस मिशन वॉज। 1882 में हंटर कमीशन ने इंडिया का दौरा किया। इस मिशन का मकसद क्या था इंडिया आने का? और ऑप्शन है आपके पास, टू रिजॉल्व उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, टू मेक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, टू स्प्रेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, टू इंट्रोड्यूस सोशो कल्चरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो हंटर कमीशन के इंडिया आने का मकसद क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कि हंटर कमीशन इंडिया इसलिए आया था कि वो इंडिया में अंग्रेजी की तालीम का फ़रोग कर सके। तो क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14 है, दारुल उलूम नदवतुल उलमा वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1893 इन विच सिटी? दारुल उलूम नदवतुल उलमा ये 1893 में कायम हुआ। आपने सिर्फ ये बताना है कि ये हिंदुस्तान के किस शहर में इसको कायम किया गया। जो ऑप्शन है आपके पास वो है ए कानपुर, बी लखनऊ, सी मुर्शिदाबाद, डी बिजनौर। दारुल उलूम नदवतुल उलमा किस शहर में कायम हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कि ये दारुल उलूम शुरू में कानपुर में कायम हुआ था, लेकिन चंद सालों के बाद इसको फिर ट्रांसफ़र करके लखनऊ ले गए थे। तो सही जवाब है ऑप्शन ए कानपुर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ अनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल? जब बंगाल की पार्टीशन हुई तो उस वक़्त गवर्नर जनरल और थे और ये 1905 में हुई थी और उसके बाद 1911 में इसकी अनलमेंट हुई थी तो उस वक़्त गवर्नर जनरल कोई और थे। तो आपने ये बताना है कि जब बंगाल की पार्टीशन को ख़त्म किया गया, उसकी अनलमेंट हुई, तो उस वक़्त गवर्नर जनरल कौन थे? जो ऑप्शन है आपके पास वो हैं लॉर्ड म्यू, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड कर्सन। तो इसका सही जवाब है कि जब पार्टीशन बंगाल की ख़त्म हुई तो उस वक़्त इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 16 है, हिंदू स्टार्टेड अ मूवमेंट टू कंपेल द ब्रिटिश टू annul द पार्टीशन ऑफ बंगाल। द मूवमेंट वाज। हिंदुओं ने बरतानिया को मजबूर करने के लिए कि वो पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म कर दें एक तहरीक चलाई थी और ये बड़ी ज़बरदस्त तहरीक चली थी। उस तहरीक का क्या नाम था? ए शुदी मूवमेंट, बी स्वदेशी मूवमेंट, सी संगठन मूवमेंट या डी क्विट इंडिया मूवमेंट। हिंदुओं ने बरतानवी सरकार को मजबूर करने के लिए कि वो पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म कर दें कौन सी तहरीक चलाई थी? शुदी, स्वदेशी
संगठन या क्विट इंडिया? तो इसका सही आंसर है कि उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट चलाई थी और इसमें उन्होंने बरतानिया की बनी हुई मसनूआत जो थी उनका बाइकआउट कर दिया था। तो ये आंसर बी जो है वो इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17 है, शिमला डेपुटेशन ऑफ 1906 कंप्राइज्ड ऑफ हाउ मेनी मुस्लिम नोबल्स? शिमला डेपुटेशन 1906 में जाके उन्होंने गवर्नर जनरल से मुलाकात की और उसकी रहनुमाई आगा खान ने की। तो इसमें मुसलमान अमायदीन की तादाद कितनी थी? ऑप्शन है ए 45, बी 40, सी 35 या डी 25। शिमला डेपुटेशन में मुसलमान वफद जो था उसमें मुसलमान अमायदीन की तादाद कितनी थी? 45, 40, 35 या 25? तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कि उसकी तादाद 35 थी। 35 अमायदीन थे मुसलमानों के जिन्होंने जाके शिमला डेपुटेशन में जाके वायसराय से मुलाकात की। क्वेश्चन नंबर 18 है, द कमीशन टू डिमार्केट बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन वाज हेडेड बाय? जब तकसीम का फैसला हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में दो मुल्क बन जाएंगे इंडिया को डिवाइड करके, तो उस वक़्त एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया था ताकि पंजाब और बंगाल के सूबों को वो डिवाइड कर सकें। इस बाउंड्री कमीशन के सरबराह का क्या नाम था? ये तो सब जानते हैं कि रेडक्लिफ था, लेकिन वो कौन सा वाला रेडक्लिफ था? जो ऑप्शन है आपके पास वो है सर जॉन रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ, सर हेनरी रेडक्लिफ या सर जॉर्ज रेडक्लिफ। तो कौन सा वाला रेडक्लिफ था जो इस बाउंड्री कमीशन का सरबराह था? तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सर सिरिल रेडक्लिफ। तो क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 19 है, लंदन ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड इन? एक लंदन में भी मुसलमानों ने एक ब्रांच बनाई थी मुस्लिम लीग की जिसका नाम लंदन ब्रांच रखा गया था। ये कब बनाई गई थी? 1906 में, 1907 में, 1908 में या 1909 में? लंदन ब्रांच मुस्लिम लीग की कब कायम की? लंदन ब्रांच ऑफ मुस्लिम लीग कब कायम की गई थी? 1906 में, 1907 में, 1908 में या 1909 में? तो इसका करेक्ट आंसर इज कि लंदन ब्रांच मुस्लिम लीग की 1908 में जो थी वो कायम हुई थी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20 है, सेपरेट इलेक्टोरेट वाज ग्रांटेड टू द मुस्लिम्स इन? मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट या जुदागाना तरीका इंतखाब मुसलमानों के लिए कब राइज हुआ था, उसकी मंजूरी कब हुई थी? ए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 में, बी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 में, सी मॉन्टेग चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट या जुदागाना तरीका इंतखाब कब राइज हुआ था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 में या मॉन्टेग चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका सही आंसर है कि ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 में मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो ग्रांट किया गया था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 21 है, Who was the first Indian who was appointed member of the Viceroy's Executive Council? वायसराय की एग्जेक्टिव काउंसिल में अमूमी तौर पर इंडियंस को नहीं लिया जाता था, लेकिन बाद में फिर इंडियंस को इसमें शामिल करना शुरू किया गया। तो आपने ये बताना है कि पहला इंडियन कौन था जिसको वायसराय की एग्जेक्टिव काउंसिल में मेंबर बनाया गया? ए SP सिन्हा, बी सैयद अली इमाम, सी VP मैनन, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो कौन सा इंडियन था जिसको पहली मर्तबा वायसराय की एग्जेक्टिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए SP सिन्हा। वो पहले इंडियन थे जिनको वायसराय की एग्जेक्टिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया था। तो क्वेश्चन 21 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम वाज अपॉइंटेड मेंबर ऑफ द वायसरायज एग्जेक्टिव काउंसिल? मुसलमानों की तरफ से सबसे पहले किसको वायसराय की एग्जेक्टिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया था? जो नाम है वो है ए हसन बिलग्रामी, बी सैयद अली इमाम,
सी मोहम्मद अली जौहर, डी अबुल कलाम आज़ाद। वो कौन सा मुसलमान था जिसको वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया था सबसे पहली बार? तो हसन बिलग्रामी, सैयद अली इमाम, मोहम्मद अली जौहर या अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर है कि सैयद अली इमाम को पहली मरतबा मुसलमान थे जिनको वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया था। इसके बाद फिर और मुसलमान भी थे जिनको वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया था, लेकिन सबसे पहले सैयद अली इमाम को बनाया गया था। क्वेश्चन 23 है, अ सिस्टम ऑफ डायरची वाज इंट्रोड्यूस्ड एट प्रोविंशियल लेवल इन। डायरची का सिस्टम सूबों में कब राइज किया गया था? तो जो ऑप्शन है हमारे पास वो है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909, मोंटेग चेल्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, लखनऊ पैक्ट 1916 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डायरची का सिस्टम सूबों में सबसे पहले कब नाफिज किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कि मोंटेग चेल्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में उन्होंने डायरची का सिस्टम सूबों में नाफिज किया था। तो क्वेश्चन 23 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 24 है, रॉबर्ट एक्ट वाज इनफेमस बिकॉज। रॉबर्ट एक्ट क्यों बदनाम है? वजह ए, it excluded Indians from Viceroy's Executive Council. B, it excluded the Indians from the voters list. C, it curtailed the fundamental liberties of the Indians. D, Indians were excluded from the Indian civil services. तो रॉबर्ट एक्ट क्यों बदनाम है का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज इट curtailed the fundamental liberties of the Indians. क्वेश्चन 24 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 24 है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रिजाइंड फ्रॉम द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से किस वजह से इस्तीफ़ा दिया? ए, पासिंग ऑफ द रॉबर्ट एक्ट, बी, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, सी, रिक्रूटिंग इंडियन मुस्लिम्स फॉर वर्ल्ड वॉर 1, डी, डिफरेंस विद वायसराय ऑन मुस्लिम सीट्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो कायदे आज़म ने किस वजह से लेजिस्लेटिव काउंसिल की रुकनीयत से इस्तीफ़ा दिया था? वजह क्या थी कि वो रॉबर्ट एक्ट के पास होने के खिलाफ थे, या जलियांवाला बाग में जो कत्ल गारत गरी हुई है उसके खिलाफ उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, या मुसलमानों को जंग अजीम 1 में भर्ती करके ले जा रहे थे जंग लड़ने के लिए, इस वजह से इस्तीफ़ा दिया, या उनके वायसराय के साथ इख्तलाफात हो गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुसलमानों की सीटों पे। तो किस वजह से कायदे आज़म ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की रुकनीयत से इस्तीफ़ा दिया? तो इसका करेक्ट आंसर इज कि उन्होंने रॉबर्ट एक्ट जब पास हुआ तो उन्होंने एहतजाजन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया था। तो क्वेश्चन 24 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 25 है, मोपला रिवॉल्ट टुक प्लेस इन 1921 ड्यूरिंग खिलाफत मूवमेंट। इन विच प्रोविंस डिड दिस रिवॉल्ट टेक प्लेस? खिलाफत मूवमेंट में एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था मोपलास का, और ये 1921 में हुआ था, जिसमें मोपलास बड़ी तादाद में जो थे वो इसमें हलाक हो गए थे। तो ये मोपला रिवॉल्ट किस सूबे में हुआ था? असम में, यूनाइटेड प्रोविंस में, बंगाल में या मद्रास में? तो इसका सही आंसर है कि मोपला रिवॉल्ट जो था वो मद्रास में हुआ था। क्वेश्चन 25 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 26 है, मुस्लिम लीग ऑफर्ड टू विड्रॉ फ्रॉम राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। मुस्लिम लीग ने एक मौका आया था कि मुस्लिम लीग ने ये ऑफर की थी कि वो जुदागाना इंतखाब का तरीक़ाकार से दस्तबरदार हो जाएंगे अगर उनके बाकी मुतालबे मान लिए जाए। तो ये उन्होंने कब कहा था? ये किस मीटिंग में कहा था? एक, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, बी, नेहरू कमेटी रिपोर्ट में, सी, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स में, या डी, लखनऊ पैक्ट में। मुसलमानों ने जुदागाना तरीका इंतखाब से दस्तबरदारी का फैसला किया था, तो वो किस बुनियाद पे किया था? इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, या नेहरू कमेटी रिपोर्ट में, या दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स में, या लखनऊ पैक्ट में? इसका सही आंसर इज कि उन्होंने दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स में ये ऑफर दी थी कि अगर मुसलमानों के बाकी मुतालबात मान लिए जाएं तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट के मुतालबे से या हक से दस्तबरदार हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 27 है,
Simon Commission visited India in 1928 under Sir John Simon. The commission comprised of how many members? साइमन कमीशन ने 1928 में इंडिया का दौरा किया ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के सिलसिले में इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी से मुशावरत करे। इसमें कुल मेंबरान की तादाद कितनी थी? 5, 6, 7 या 8? तो इसका सही आंसर इस कि ये 7 मेंबरान पर मुश्तमिल था और ये तमाम अंग्रेज़ थे। इसमें इंडियंस किसी को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस कमीशन का बाइकाट कर दिया था। तो क्वेश्चन 27 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 28 है, इलाहाबाद एड्रेस बाय इलामा इकबाल वाज डिलीवर्ड एट एनुअल मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1930। 1930 में इलामा इकबाल ने इलाहाबाद के मुकाम पर अपना सदारती खुतबा दिया। आपने ये बताना है कि यह मुस्लिम लीग का कौन सा इजलास था जिसमें इलामा इकबाल ने अपना ये खुतबा पेश किया। ये 20वां इजलास था, 21वां था, 22वां था या 23वां था? तो इसका करेक्ट आंसर इज कि ये मुस्लिम लीग का 21वां एनुअल इजलास था जिसमें इलामा इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद के मुकाम पर अपना सदारती खुतबा दिया। क्वेश्चन 29 है, हाउ मैनी मुस्लिम्स अटेंडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? कि कितने मुसलमान थे जिन्होंने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो इंग्लैंड में हुई उसमें शिरकत की? ऑप्शन है ए 16, बी 18, सी 21 या डी 23। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कितने मुसलमान थे जिन्होंने शिरकत की? 16, 18, 21 या 23? का करेक्ट आंसर इज कि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 18 मुसलमानों ने शिरकत की। क्वेश्चन 29 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 30 है, विच मुस्लिम लेडी अटेंडेड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इन इंग्लैंड? वो कौन सी मुसलमान खातून थी जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में इंग्लैंड में शिरकत की? तो ऑप्शन है बेगम इकरामुल्ला, बी मिस फातिमा जिन्ना, सी बेगम जहां आरा शाहनवाज या डी बेगम शाइस्ता हिदायतुल्लाह। वो कौन सी खातून थी जिन्होंने इंग्लैंड में होने वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की? बेगम इकरामुल्ला, मिस फातिमा जिन्ना, बेगम जहां आरा शाहनवाज या बेगम शाइस्ता हिदायतुल्लाह। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कि बेगम जहां आरा शाहनवाज ने वो मुसलमान लेडी थी जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की। क्वेश्चन 31 है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव कम्युनल अवार्ड इन? बरतानिया की हुकूमत ने इंडियंस को कम्युनल अवार्ड किस साल दिया? तो ऑप्शन है 1931, 1932, 1933 या 1935। बरतानिया की सरकार ने इंडियंस को कम्युनल अवार्ड किस साल में दिया? 1931, 1932, 1933 या 1935? तो इसका करेक्ट आंसर इज 1932। 1932 में बरतानिया की सरकार ने इंडियंस को कम्युनल अवार्ड दिया। क्वेश्चन 32 है, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडिया वॉज अ फेडरेशन कंप्राइजिंग हाउ मेनी प्रोविंसेस? अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडिया वॉज अ फेडरेशन कंप्राइजिंग हाउ मेनी प्रोविंसेस? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हिंदुस्तान को कितने सूबों में तकसीम किया गया था? जो ऑप्शन है ए 9, बी 10, सी 11 या डी 13। 1935 के एक्ट में इंडिया को कितने सूबों में तकसीम किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर इज 11, 11 सूबों में तकसीम किया गया था। तो क्वेश्चन 32 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 33 है, आफ्टर इलेक्शन 1937 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इन हाउ मेनी प्रोविंसेस? जब 1937 के इंतखाबात हुए तो इन इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग ने कितने सूबों में हुकूमत बनाई? ए 4 सूबों में, बी 3 सूबों में, सी 2 सूबों में या डी किसी सूबे में नहीं? 1937 के इलेक्शन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कितने सूबों में सूबाई हुकूमत बनाई? 4 में, 3 में, 2 में या किसी में भी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर इज कि 1937 के इलेक्शन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसी भी सूबे में सूबाई हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। तो क्वेश्चन 33 का
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 34 है, पीरपुर कमीशन set to find out atrocities on Muslim during Congress Raj 1937 to 39 submitted its report which comprised how many parts? कि जब 1937 से 39 तक कांग्रेस का राज था तो उसमें मुसलमानों पे बड़े जुल्म सितम हुए। उन जुल्म सितम को के पर एक कमीशन बनाया गया कि वो ये दरियाफ्त करे कि मुसलमानों के ऊपर कौन कौन सी ज्यादतियां हुई हैं, तो उसका नाम पीरपुर कमीशन रखा गया। इस पीरपुर कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो उसकी कितनी पार्ट्स थे उस रिपोर्ट के? 4 पार्ट्स थे, 3 थे, 2 थे या एक ही पार्ट था? तो इसका करेक्ट आंसर है कि पीरपुर कमीशन रिपोर्ट की 3 हिस्से थे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 34। क्वेश्चन 35 है, पीरपुर कमीशन सेट टू फाइंड आउट अथॉरिटीज ऑन मुस्लिम्स ड्यूरिंग कांग्रेस राज 1937 टू 39 कंप्राइज्ड ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? कि इस पीरपुर कमीशन के मेंबर्स की तादाद कितनी थी? ए 12, बी 8, सी 6 या डी 4? पीरपुर कमीशन रिपोर्ट के मेंबर्स की तादाद कितनी थी? 12, 8, 6 या 4? तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कि पीरपुर कमीशन में 8 मेंबरान थे। तो क्वेश्चन 35 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 36 है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कमेटी सेट फोर्थ बाय गांधी टू प्रिपेयर करिकुलम इन वर्धा एजुकेशन स्कीम इन 1937? जब कांग्रेस राज आया 1937 में तो उन्होंने करिकुलम चेंज करने का फैसला किया और उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई और जिसका करिकुलम चेंज करने वाली कमेटी थी वर्धा एजुकेशनल स्कीम। तो इसका चेयरमैन किसको बनाया गया था या इसका प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? तो जो ऑप्शन है वो है के.टी. तिलांग, बी राजगोपाल आचार्य, सी मदन मोहन मालवीय या डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। जो वर्धा एजुकेशनल स्कीम थी उसका सदर किसको बनाया गया था? तिलंग को, राम गोपाल आचार्य को, मदन मोहन मालवीय को या डॉक्टर जाकिर हुसैन को? तो क्वेश्चन 36 का करेक्ट आंसर इज कि उस कमेटी का सरबरा डॉक्टर जाकिर हुसैन था, उनको बनाया गया था। तो क्वेश्चन 36 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 37 है, लाहौर रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड ऑन 23 मार्च 1940। व्हाट डे ऑफ द वीक वाज ऑन 23 मार्च 1940? ये सब जानते हैं कि करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को पेश हुई। पूछना यह है कि जिस दिन ये पेश हुई उस दिन हफ्ते का कौन सा दिन था? ये फ्राइडे था, सैटरडे था, संडे था या वेडनेसडे था? 23 मार्च 1940 को हफ्ते का कौन सा दिन था? फ्राइडे, सैटरडे, संडे या वेडनेसडे? तो इसका करेक्ट आंसर इज कि 23 मार्च 1940 को सैटरडे था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 38 है, व्हेन डिड खाकसाज ट्रेजेडी टुक प्लेस इन लाहौर? लाहौर में एक ट्रेजेडी हुई थी जिसको खाकसार ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। तो पूछना यह है कि ये कौन सा तारीख थी जिस दिन ये खाकसार ट्रेजेडी हुई? तो उसमें ऑप्शन ए इज 19 मार्च 1940 या 22 मार्च 1940 या 23 अप्रैल 1940 या 20 फरवरी 1940। तो खाकसार ट्रेजेडी लाहौर में हुई वो किस तारीख को हुई? 19 मार्च 1940 को, 22 मार्च 1940 को, 23 अप्रैल 1940 को या 20 फरवरी 1940 को? तो इसका करेक्ट आंसर इज कि खाकसार ट्रेजेडी लाहौर में 19 मार्च 1940 को हुई और ये करारदाद जब पेश होनी थी 23 मार्च को, उससे 3-4 दिन पहले ये सान्हा हुआ था जिसमें 50 खाकसार जो थे वो शहीद हो गए थे। क्वेश्चन 39 है, लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑन। अब ये ध्यान से थोड़ा सा आपने इसको सोच समझ के जवाब देना है। लाहौर करारदाद कब पास हुई थी? 23 मार्च 1940 को, 24 मार्च 1940 को, 22 मार्च 1940 को या 25 मार्च 1940 को? तो इसका करेक्ट आंसर इज 24 मार्च 1940 को। 23 मार्च को ये पेश हुई थी, वो जलसा था जिसमें पेश हुई थी। उसके बाद 24 मार्च को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें इस करारदाद को अप्रूव किया गया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कि करारदाद लाहौर रेजोल्यूशन
24 मार्च 1940 को पास। पेश 23 मार्च को हुई थी, पास 24 मार्च को हुई। क्वेश्चन 40 इज लाहौर रेजोल्यूशन वाज सेकेंडेड बाय होम फ्रॉम पंजाब। लाहौर रेजोल्यूशन जब पास हुई तो उसके बाद तमाम सूबों के रहनुमाओं में से एक एक ने इसको सेकंड किया था। तो पंजाब में से इसको किसने सेकंड किया था? नवाब इस्माइल खान ने, सरदार औरंगजेब खान ने, चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने या मौलाना जफर अली खान ने। करारदाद, लाहौर करारदाद को पंजाब की तरफ से किसने सेकंड किया था? नवाब इस्माइल खान ने, सरदार औरंगजेब खान ने, चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने या मौलाना जफर अली खान ने। तो इसका करेक्ट आंसर इज कि पंजाब की तरफ से लाहौर रेजोल्यूशन को मौलाना जफर अली खान ने सेकंड किया था। क्वेश्चन 41 है, अ डिफेंस काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द डिफेंस काउंसिल। जब दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई तो फिर वायसराय ने एक डिफेंस काउंसिल इंडिया में बनाई जिसमें इंडियंस को शामिल किया गया था। इस डिफेंस काउंसिल की तादाद कितनी थी? ए 25, बी 28, सी 30 या डी 32। डिफेंस काउंसिल जो दूसरी जंग अजीम में इंडिया में बनाई जिसमें इंडियंस को शामिल किया गया था, उसकी तादाद कितनी थी? 25, 28, 30 या 32। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कि इस डिफेंस काउंसिल के शुरका की तादाद 30 थी। क्वेश्चन 42, क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन 1942। द कमीशन वाज हेडेड बाय। क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 में इंडिया में आया। तो इसकी सरबराही कौन कर रहा था? क्रिप्स मिशन की सरबराही कौन कर रहा था? ए सर जॉन क्रिप्स, बी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सी सर जॉर्ज क्रिप्स या डी सर हेनरी क्रिप्स। 1942 में जो क्रिप्स मिशन इंडिया आया उसकी सरबराही कौन कर रहा था? जॉन क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, जॉर्ज क्रिप्स या हेनरी क्रिप्स। तो क्वेश्चन 42 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी के क्रिप्स का पूरा नाम सर स्टेफोर्ड क्रिप्स था। तो क्वेश्चन 42 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 43 है, हाउ मेनी मिनिस्टर्स वर गिवन मिनिस्ट्रीज वर गिवन टू ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन इंटरिम गवर्नमेंट। 1945 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का फैसला हुआ तो उसमें मुसलमानों को कितनी वजारतें दी गई थी? ए 5, बी 6, सी 7 या डी 4। इंटरिम गवर्नमेंट जब बनाने का फैसला हुआ तो उसमें मुसलमानों को कितनी सीटें दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कि मुसलमानों को 5 वजारतें दी गई। क्वेश्चन नंबर 44 है, लास्ट बजट ऑफ यूनाइटेड इंडिया वाज प्रेजेंटेड ऑन 28 फरवरी 1947। हु प्रेजेंटेड इट? कि इंडिया का आखिरी बजट 28 फरवरी 1947 को पेश किया गया। इसके बाद पार्टीशन हो गई, ये आखिरी बजट था। ये बजट किसने पेश किया? ए जोगिंदर नाथ मंडल, बी लियाकत अली खान, सी इस्माइल इब्राहिम चौधरीगढ़ या डी राजा गजनफर अली खान। इंडिया का, यूनाइटेड इंडिया का आखिरी बजट जो 28 फरवरी 1947 को पेश हुआ वो किसने पेश किया? जोगिंदर नाथ मंडल ने, लियाकत अली खान ने, इस्माइल इब्राहिम चौधरीगढ़ ने या राजा गजनफर अली खान ने। तो इसका करेक्ट आंसर इज लियाकत अली खान ने, क्योंकि लियाकत अली खान इंटरिम गवर्नमेंट में जो थे वो वजीर थे इसके फाइनेंस के, तो इसलिए उन्होंने ये बजट पेश किया। क्वेश्चन 45 है, आफ्टर जनरल इलेक्शन 1945 to 46 खिज़र हयात खान फॉर्म गवर्नमेंट इन पंजाब। ही बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी। जब 1945 और 46 के इंतखाबात हुए तो उसमें पंजाब में इंतखाबात के बाद जो बनने वाली गवर्नमेंट थी उसका चीफ मिनिस्टर खिज़र हयात खान था। खिज़र हयात खान किस पार्टी से ताल्लुक रखते थे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या इंडियन नेशनल कांग्रेस या रिपब्लिकन पार्टी या यूनियनिस्ट पार्टी। 1945-46 के इलेक्शन में के बाद खिज़र हयात ने पंजाब में गवर्नमेंट बनाई, वो चीफ मिनिस्टर थे। उनका ताल्लुक किस पॉलिटिकल पार्टी से था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, रिपब्लिकन पार्टी से या यूनियनिस्ट पार्टी से। तो इसका जवाब यह है कि खिज़र हयात खान जो थे वो यूनियनिस्ट पार्टी से थे और वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बने। तो 1945 में सूबाई इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग पंजाब की हुकूमत नहीं बना सकी। क्वेश्चन 46 है,
मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे ऑन विच डेट? मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे किस तारीख को मनाया टू गेट रिड ऑफ ब्रिटिश एंड हिंदू डोमिनेंस? जो ऑप्शन है 26 अगस्त 1946, 24 जुलाई 1946, 16 अगस्त 1946 या 16 जुलाई 1946। मुसलमानों ने डायरेक्ट एक्शन डे, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे किस तारीख को मनाया? तो इसका करेक्ट आंसर इज 16 अगस्त 1946 को मुसलमानों ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। क्वेश्चन 47 है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन व्हेन पार्टीशन ऑफ इंडिया टुक प्लेस इन 1947? जब पार्टीशन हुई 1947 में तो उस वक्त बरतानिया के वजीर आजम कौन थे? स्टैनले बॉल्डविन, A.N. चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल या क्लेमेंट एटली? जब पार्टीशन हुई इंडिया की उस वक्त बरतानिया के वजीर आजम कौन थे? स्टैनले बॉल्डविन, A.N. चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल या क्लेमेंट एटली? का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कि जब पार्टीशन हुई उस वक्त बरतानिया के वजीर आजम क्लेमेंट एटली थे। तो क्वेश्चन 47 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 48 है, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 हु ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी विद जापानीज असिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटीज इन इंडिया? एक इंडियन लीडर थे जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और उनको जापान के लोगों से मदद लेके उसकी तरबियत की ताकि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ गोरेला वारफेयर शुरू कर सकें। ये इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने या सुभाष चंद्र? ये किसने बनाई? गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस, कि ये इंडियन नेशनल आर्मी जो थी वो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। 48 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 49 है, छुरी छुरा इंसिडेंट occurred in British India on 4th February 1922 during खिलाफत मूवमेंट। Where is छुरी छुरा located in India? ये जब खिलाफत मूवमेंट थी तो उसमें एक छुरी छुरा इंसिडेंट हुआ जिसमें एक थाने को आग लगा दी थी, जिसमें 22 कांस्टेबल जो थे वो उसमें हलाक हो गए थे। तो ये 4 फरवरी 1922 को हुआ। तो ये बताएं ये छुरी छुरा इंसिडेंट किस जगह पे हुआ था? ऑप्शन है गोरखपुर इन डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड प्रोविंस, मेमनगंज इन बंगाल, गोलपोपरा इन आसाम या होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल प्रोविंस। कि ये किस जगह पे इंसिडेंट हुआ था छुरी छुरा का? तो इसका करेक्ट आंसर है कि ये गोरखपुर में हुआ था यूनाइटेड प्रोविंस में, और वहां पे एक थाने को आग लगाई गई थी। क्वेश्चन 49 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 50 इज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्प्लिट इनटू 2 फैक्शंस ऑन द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। द लीडर ऑफ द ब्रेक अवे फैक्शन वाज। कि जब साइमन कमीशन आया तो उस वक्त मुस्लिम लीग 2 धड़ों में बट गई थी। तो उसमें एक धड़ा जो था वो कायद आजम के साथ रहा और दूसरा धड़ा जो था वो उसका लीडर कौन था? ऑप्शन है आपके पास सर खिजर हयात, अल्लामा इनायत मशरकी, सर मोहम्मद शफी या सर सिकंदर हयात। कि मुस्लिम लीग साइमन कमीशन आने पे 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक धड़ा कायद आजम के साथ बदस्तूर कायम रहा, जबकि दूसरा धड़ा अलग हो गया। जो धड़ा अलग हुआ उसका लीडर कौन था? ऑप्शन है सर सिकंदर हयात, अल्लामा इनायत मशरकी, सर मोहम्मद शफी या सर सिकंदर हयात। तो इसका करेक्ट आंसर इज सर मोहम्मद शफी। तो इसको शफी लीग भी कहा जाता था। तो ये धड़ा जो था वो मुस्लिम लीग से अलहदा हो गया था और इसने अपनी एक सियासी जमात जो थी वो शफी लीग के नाम। तो क्वेश्चन 50 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये था आपका आज का पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर था, या इसको यू कैन से एक्सरसाइज थी। अब आप ये देखें कि आप इसमें से कितने क्वेश्चंस के सही जवाब देने की पोजीशन में थे और आपका स्कोर क्या रहा है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगला लेक्चर इंशाअल्लाह हम करंट अफेयर्स का जो है वो एक्सरसाइज 2 जो है वो अपलोड होगी। उस वक्त तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।